हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन नया चैप्टर और आज से स्टार्ट हो जाएगा आपका आयुर्वेदा। ठीक है, बेसिकली आयुर्वेदा हम लोग हिंदी पोर्शन में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके श्लोक हैं वो हमें संस्कृत में ही पढ़ने हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, आइदर यू आर फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और इवन यूपी बोर्ड, यू हैव टू राइट श्लोकास इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, बाकी आप कंटेंट इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन श्लोक हमेशा आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन फर्स्ट चैप्टर, दैट इज आयुर्वेदा। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि अभी आपके नए सिलेबस में जो दे रखा है, और आई ऑलरेडी शेयर्ड द सिलेबस इन टेलीग्राम, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया आप नीचे से लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सिलेबस ऑलरेडी शेयर किया हुआ है और वहां पर जब आप देखेंगे तो पहला चैप्टर दिया है आपका शरीर, उसमें भी डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ क्रिया, शरीर एंड शारीर, यहां से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट चैप्टर। लेकिन पुराने सिलेबस के हिसाब से एक और चैप्टर था, दैट इज फंडामेंटल बेसिक ऑफ आयुर्वेदा, वो इस नए सिलेबस में नहीं है। लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि ये चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसीलिए हम लोग कुछ बेसिक्स को पहले सीखते हैं, उसके बाद देन वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर शरीर। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा। नाम का मतलब मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देखिए लिखते कैसे हैं वो चीज समझिए। आयुर्वेदा इज अ हीलिंग साइंस बेस्ड ऑन द स्टडीज एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल सीयर्स फ्रॉम इंडिया। ये लाइन मैंने क्यों लिखी, क्योंकि मुझे ये लाइन लगता है कि आपको जरूरी है जानना कि आयुर्वेदा क्या है, कहां से आया है, और ये जो चीजें लिखी गई हैं ये किसने लिखी थी। तो लाइन में ही लिखा हुआ है, आप देखिए, कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल सीयर्स फ्रॉम इंडिया। जितने भी कीन ऑब्जर्वर रहे हैं, अब कीन ऑब्जर्वर क्या होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट यूपी बोर्ड का है तो उसके लिए थोड़ी सी ये लाइन में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। कीन ऑब्जर्वर का मतलब होता है उत्सुक, ऐसे लोग जो एक्साइटेड हैं किसी नॉलेज को ढूंढने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए, उन लोगों ने, और वो कौन है, इंटेलेक्चुअल सीयर्स फ्रॉम इंडिया। और वो इंटेलेक्चुअल सीयर्स, सीयर्स का मतलब होता है संत महात्मा, संत। ठीक है, तो ऐसे संत लोगों ने ही इस आयुर्वेदा की खोज की है और ऑब्जर्व किया है, अपने अंदर एक्साइटमेंट लाए हैं चीजों को सीखने के लिए, और उन्होंने ही ऑब्जर्व किया है। इसीलिए आप देखिए कभी भी किसी भी संत महात्मा योग जो सिखाते हैं या कोई भी गुरु, अगर इनसे आप बात करें, इनसे इंटरेक्ट करें, तो आपको आयुर्वेदा की बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। मैं अगर अपना एक एग्जांपल बताऊं तो मैं ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन में एक बाबा जी आए जो कहीं ना कहीं किसी मठ या मंदिर में बैठते हैं, और उनसे जब हमारी बातचीत स्टार्ट हुई तो हमने बताया कि वी आर डूइंग अ बीएमएस। देन उन्होंने खुद इतने सारे प्लांट्स के नाम ले लिए कि आप तो ये जानते होंगे, ये जानते होंगे, ये जानते होंगे, बहुत सारे प्लांट्स के नाम ले लिए। और कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो सरप्राइज हो गए कि इन्हें ये कैसे मालूम है, ये तो हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, द्रवगुड़ में ये सब प्लांट है, इन्हें कैसे पता है। तो ये सारी चीजें वहीं से आई हैं, उन्हें जितना मालूम है उतना शायद हम लोगों को नहीं मालूम। हम लोग पढ़ेंगे तब बता पाएंगे कि ये प्लांट किस काम आता है, लेकिन उन्हें बिना पढ़े लिखे उन्हें मालूम है कि ये प्लांट किस दवा में, किस रोग में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें वहीं से तो आ रही हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने चीजें सीखी, देखी, यूज की, उसके बाद फिर उन्होंने बुक्स में लिखा, फिर हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग सीख कर अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग अप्लाई करके सीख रहे थे, ये डिफरेंस था। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए कि आयुर्वेदा कहां से आया है। अब हम बात करते हैं बेसिक टर्म आयुर्वेद की, एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड आयुर्वेदा। अगर कुछ लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि मैं बहुत स्लोली पढ़ाता हूं, एक एक चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, तो आप YouTube में नीचे फीचर दे रखा है, आप वहां से स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, 1 की जगह 1.5 कर लीजिए, बहुत जल्दी है आपको तो 2 पर भी देख सकते हैं। ठीक है, एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड आयुर्वेदा। अब अगर हम बात करें एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड, हिस्ट्री ऑफ वर्ड।
मैं ये लेक्चर उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो ये पहली बार आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूं जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये सब पढ़ रखा है, उन लोगों को बहुत बोरिंग लगता होगा, तो मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूं। मैं उनके लिए बना रहा हूं जो बेसिक से सीखना चाहते हैं और बेसिक से जानना चाहते हैं। पढ़ा तो आपके टीचर्स भी देंगे, प्रोफेसर आएंगे, अपने नोट्स लेकर के आएंगे, बाकायदा रटा उन्हें कुछ नहीं है। आज से 10 20 साल 30 साल पहले उन्होंने पढ़ा था और उन्हें आता कुछ नहीं। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दे देंगे, पढ़ बहुत अच्छा लेंगे, लेकिन आएगा शायद उन्हें कुछ नहीं, बिना देखे वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो वो आएंगे, किताब में जो लिखा है वही एज इट इज आपको लिखवाएंगे और चले जाएंगे। इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। ये बेसिक चीजें वो कभी नहीं समझाएंगे, इसलिए मेरा काम है आपको बेसिक से सिखाना। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड, अब ये बहुत जगह टर्म आएगा, एटिमोलॉजी ऑफ आयुर्वेदा, एटिमोलॉजी ऑफ साइंस, एटिमोलॉजी ऑफ बायो, कुछ भी आए तो जो भी वर्ड है उसकी हिस्ट्री, वो वर्ड कहां से आया, उसका क्या मीनिंग है, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। तो एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज वेदा एंड आयुर। अब अगर हम बात करें वेद, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वेदा मीन्स नॉलेज और आयुर मीन्स लाइफ। तो आयुर्वेदा है क्या? आयुर्वेदा इज बेसिकली लाइफ की नॉलेज। आप जिंदगी में कैसे दीर्घायु यानी कि अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अच्छा खा सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, ये सारे बेसिक्स आपको कहां मिलेंगे? आयुर्वेदा में मिलेंगे। तो वी कैन से सिंपली आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें सिंपली डिफिनेशन की, ठीक है, मैं डिफिनेशन आयुर्वेदा अभी और आगे पढ़ाऊंगा, वहां पर एक डिफिनेशन और पढ़ाऊंगा, लेकिन सिंपली हम लोग आयुर्वेदा को अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि आयुर्वेदा इज द स्टडी ऑफ लाइफ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग knowledge of life। ठीक है, जिंदगी के बारे में पढ़ना, समझना, उसे अंडरस्टैंड करना, दिस इज आयुर्वेदा। एक और चीज, आयुर्वेदा इज नॉट ओनली, अब मेडिकल साइंस तो है ही, नॉट ओनली मेडिकल साइंस, सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है, नॉट ओनली मेडिकल साइंस बट ऑल्सो साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब यहां पर लाइफ साइंस मत लिख देना, लाइफ साइंस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, दिस इज अ साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, आप जिंदगी में क्या क्या सीखते हैं, जिंदगी को कैसे अच्छी जी सकते हैं, लाइफ स्पैन कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि साइंस ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो विज्ञान है वो क्या है? आयुर्वेदा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है जो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। अब धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में एंटर करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। ये सारी चीजें मैं नोट्स दे दूंगा, तो टेंशन मत लेना कि मैंने रफ कर दिया, नोट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। टेलीग्राम चैनल नीचे दिया है, ज्वाइन कर लें, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर दे दूंगा। अब वैसे तो सिलेबस चेंज हो गया, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जब आपके टीचर्स पढ़ाएंगे तो ये कुछ बेसिक्स वो भी पढ़ाएंगे। अब ये चीज याद रखना, कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं अपनी नॉलेज भी शेयर करूंगा। जब मैंने आयुर्वेद में एडमिशन लिया था तो मेरा क्या हाल था इन क्वेश्चंस को देख करके। पहला क्वेश्चन आएगा, आयुर्वेद की परिभाषा, आयुर्वेद की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, इसको इंग्लिश में अपना कन्वर्ट कर लेना, इतना तो आता ही होगा इंग्लिश हिंदी। दूसरा क्वेश्चन आएगा, आयु की परिभाषा, आयु की परिभाषा। तीसरा एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता होगा, आयुर्वेद का प्रयोजन, यानी कि एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा।
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कुछ एक जैसे लग रहे होंगे। अब मैं भी जब फर्स्ट टाइम मैंने आयुर्वेद में एडमिशन लिया था तो मेरा कुछ हाल ऐसा था। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आयुर्वेद की डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा। तो कुछ इस तरह से श्लोक होगा कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्र यत्रोक्तम आयुर्वेदा शा उच्यते। ये श्लोक है, हो सकता है आप लोगों को समझ ना आया हो, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आयुर्वेद की परिभाषा, ये श्लोक क्या है आपको हमेशा याद हो जाएगा। जिसने पहली बार सुना है कोई दिक्कत नहीं, ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरे जितना बुरा हाल शायद नहीं होगा। मैं स्टार्टिंग में मैं करिकुलम वगैरह मैंने नहीं किया, मैं बहुत लेट आया था क्योंकि हम लोग का कोरोना का टाइम था उस समय एडमिशन का, और जिस वजह से क्लासेस जो हैं पता नहीं चलता था लग रही हैं नहीं लग रही हैं, तो इतना ज्यादा ऑनलाइन में भी नहीं पता चला, फोन कॉल भी नहीं गया मेरे पास। तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट आया था, तो कुछ चीजें बेसिक जो है वो पढ़ा दी गई थी ऑलरेडी। तो मुझे इतना तो मालूम था कि ये एक श्लोक है, टेस्ट में आएगा, तो मैंने वो श्लोक याद कर लिया। अब जब एग्जाम हुआ तो मैं बता रहा हूं हुआ क्या। एग्जाम में 3 ऐसे ही क्वेश्चन आए, ठीक है। पहला आयुर्वेद की परिभाषा, क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा आया आयु की परिभाषा, और तीसरा आया आयुर्वेद का प्रयोजन। अब मुझे नहीं मालूम कि हिता हितम सुखम दुखम किसका श्लोक है, अब तो मालूम है, उस समय नहीं मालूम था। तो मैंने क्या किया कि याद तो कर ही लिया था, दोस्तों ने बता दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, मैंने कर लिया। अब उसके बाद जब क्वेश्चन आया तो मुझे ये नहीं मालूम चला, आपके साथ भी शायद ऐसा होगा कि श्लोक तो आता है लेकिन किसका है ये नहीं पता, ठीक है। तो मैंने श्लोक याद कर लिया, मुझे नहीं पता था कि इनमें से किसका है। जब क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने कहा कुछ ऐसा ही था, या तो ये आयुर्वेद की परिभाषा है, या तो ये आयु की परिभाषा है, या ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, कुछ तो है। मैंने क्या किया, इसमें भी हिता हितम सुखम दुखम लिख दिया, मैंने यहां पर श्लोक लिख दिया हिता हितम वाला, ठीक है। सेम आयुर्वेद की परिभाषा हिता हितम, दूसरा यहां भी लिख दिया हिता हितम, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये किसका है। मैंने तीसरा आयुर्वेद का प्रयोजन में भी लिख दिया हिता हितम। मैंने कहा इन 3 में से किसी का तो है, मुझे नहीं पता लेकिन टीचर को तो पता है, टीचर को पता है, वो चेक कर देगा, इसका नहीं होगा इसको काट देगा, इसका होगा इसको चेक कर देगा, नहीं होगा काट देगा, इसका होगा इसको चेक कर देगा, नहीं होगा काट देगा। 3 में से किसी का तो है, किसी में तो मुझे 2 नंबर मिलेंगे। तो मेरी कॉपी जो है तो किसी टीचर ने देख ली और बोला ये क्या है, मैं कहा मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो देख लीजिए। तो उन्होंने बोला डेली आया करो क्लास, एटलीस्ट ये तो पता चलेगा क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपन आयुर्वेद की परिभाषा। इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ये बेसिक सारा आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, डोंट वरी। तब आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है कि डिफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद की क्या परिभाषा है। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम चा तच यत्रोक्तम आयुर्वेदा सा उच्यते। अब बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पा रहे होंगे, उन्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं बता दूं कि इसको कैसे पढ़ते हैं। संस्कृत इसीलिए आपको पढ़ाई जाती है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई जाएगी, उसका काम ही है कि आपको समझाना। अब जैसे यहां पर कैसे पढ़ेंगे इसको, हिता हितम, देखो अब यहां पर 2 चीजें हैं, श्लोक को ही समझो, श्लोक से ही हिंदी बता सकते हैं, हिता हितम। अब देखो कैसे इसको तोड़ते हैं, हिता हितम। अब यहां पर 2 चीजें लिखी है, एक लिखा है हित और दूसरा लिखा है अहित, ठीक है, अहित। अब इस वाले आ को इसके आगे डंडा लगा दिया है तो ये हिता हो गया। अब इसमें ही 2 चीजें बन जाती हैं, हित और अहित। फिर दूसरा है सुखम दुखम, ठीक है, तो सुख और दुख। फिर उसके बाद ये देखो आ लिखा है, ये जो डंडा होगा दैट इज आ, ठीक है। आयु स्तस्य हिता हितम मानम चा तच यत्रोक्तम। फिर उसके बाद ये डंडा लगाए तो आयुर्वेदा, यानी जहां से डंडा लगाए उसको अलग पढ़ना है, इतना पोर्शन अलग है, इतना पोर्शन अलग है, ठीक है। इतना ये दुखम अलग है, ये आयुस्तस्य अलग है, ठीक है। सा उच्यते ये आप पढ़ लेंगे। अब ये हित अलग है, अहित अलग है, ठीक है, दोनों को मिलाकर हिताहितम। तो ये इस तरह से संस्कृत पढ़ा जाता है, ये आपके संस्कृत वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी जहां तक मेरे से हो पाएगा मैं आपको श्लोक एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से उसको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आना जरूरी है। हालांकि ये चीज आपको लिखने में मायने नहीं रखती है कि आप प्रोनाउंस कैसा करते हैं, सही लिखना जरूरी है, ठीक है। और सिर्फ श्लोक नहीं, श्लोक के बाद देखिए कुछ ये भी लिखा है,
चा, उसके बाद बिंदी, फिर शु, उसके बाद बिंदी। अगर आप देखेंगे बुक में तो यहां पर दिखाई देगा, ये इसको कहते हैं चरक सूत्र स्थान, सूत्र स्थान। अब कई बार क्वेश्चन 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, अगर आपने श्लोक लिखा है, उसको एक्सप्लेन किया है, फिर भी आपको 3 नंबर मिले, आप पूछेंगे कि मैंने तो सब सही लिखा है, फिर नंबर क्यों कटे? तो ये क्या होता है? रेफरेंस होता है कि ये श्लोक कहां से लिया गया है, और ये भी लिखना बहुत जरूरी होता है। रेफरेंस अगर आपने नहीं लिखा कि ये श्लोक कहां से लिया गया है, तो भी आपको मार्क्स कम मिलेंगे, इसीलिए ये रेफरेंस भी जरूरी होता है। चरक सूत्र स्थान, पहला चैप्टर और 41 श्लोक, ठीक है, ये इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो गया। अब यहां पर क्या क्या चीजें बताई गई है कि लाइफ कैन बी 4 टाइप्स। जो आपका लाइफ है वो 4 तरह का हो सकता है। बेनिफिशियल यानी हितकर होगा, हार्मफुल अहितकर होगा, अहित हित से जस्ट अपोजिट, यानी बेनिफिशियल का अपोजिट क्या होगा? हार्मफुल। नेक्स्ट प्लीजरेबल यानी सुखकर, आनंदमय। अनप्लीजरेबल दुखकर। अनप्लीजरेबल हमारे लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो कैसा हो गया? दुखकर, हमें दुखी कर रहा है। तो लाइफ सिर्फ इन्हीं 4 चीजों में घूमती है। अब क्या क्या बेनिफिशियल है, क्या क्या हार्मफुल है, ये मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी मुझे भी श्योर नहीं है, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बताए दे रहा हूं। आपको हो सकेगा तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा कि आयुर्वेदा डिस्क्राइब all above 4 aspects which are related to human life. For example, smoking may be seem to be the pleasurable for some time. कई बार जब आप स्मोकिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा प्लीजरेबल होता है, मजा आता है, बट इट इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल टू लाइफ। लेकिन ये हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसी 4 तरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि प्लीजरेबल तो है स्मोकिंग, लेकिन बेनिफिशियल नहीं है। एज अपोज टू दिस गेटिंग आउट ऑफ बेड। अब इसी के अपोजिट बात करें तो बेड से उठना सुबह सुबह कैसा होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग में भी अनप्लीजरेबल। वो कैसा होगा? अनप्लीजरेबल, हमें दुखी करेगा कि नहीं हम सुबह नहीं उठ सकते 5 बजे 6 बजे। टू बिगिन विथ बट इट इज बेनिफिशियल। लेकिन देखा जाए तो ये क्या है? बेनिफिशियल है। तो वही चीज है, जरूरी नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बेनिफिशियल प्लीजरेबल सिर्फ एक जैसा ही है, ऐसा नहीं है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि बेनिफिशियल का मतलब जरूरी नहीं है कि प्लीजरेबल हो, हार्मफुल का मतलब अनप्लीजरेबल नहीं, ये दोनों चीजें अलग हैं। हित कर अलग है, अहित कर अलग है, सुख कर अलग है, दुख कर अलग है। यानी कि हिता हितम सुखम दुखम, इन चारों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। आयुर्वेदा हैज ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ स्पैन। आयुर्वेदा हैज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ वेरियस। ठीक है, ये चीजें आपके मायने नहीं रखती, लेकिन जो चीज मुझे समझानी थी वो मैंने समझा दी कि प्लीजरेबल, अनप्लीजरेबल और बेनिफिशियल, इन तीनों में डिफरेंस आप समझ गए हैं, ठीक है। तो सेम सेम मत समझना। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा, आयु की परिभाषा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आयुर्वेद की क्या परिभाषा है, 2 नंबर में आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको हमेशा याद होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आयु। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ आयु। आयु का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। व्हाट इज आयु? तो आयु इति जीवित काला, नाम से ही समझ में आ रहा है कि द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, आपके जन्म से लेके आपके मरने तक का जो समय है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। या इसी को आयु बोला है या इसी को लाइफ बोला गया है, हिंदी में आप जैसा चाहें वैसा लिख लें। द डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ आयु आर गिवन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे श्लोक के माध्यम से आप समझेंगे कि होता क्या है आयु और उसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या क्या होते हैं। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम, नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयु रुचते। अब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? शायद नहीं आ रहा होगा कि सर आपने कैसे श्लोक पढ़ दिया, समझ में नहीं आया। अब देखो, इस श्लोक को अलग अलग तोड़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अलग अलग तोड़ो। शरीरे इंद्रिय, शरीर वर्ड अलग है, इंद्रिय वर्ड अलग है, सत्व अलग है, आत्म अलग है। संयोगो, संयोगों का नाम आप समझ में आ रहा होगा, संयोग यूनियन, संयोग मतलब जोड़ना,
संयोगोधारी जीवितम। अगर हम शरीर को, इंद्रिय को, शत्व मतलब आपका माइंड, शत्व आत्म, आपकी सोल, आपकी आत्मा, अगर इनको संयोग जोड़ दें, इसी को तो जीवन कहते हैं। अगर इंसान का दिमाग उसके साथ नहीं है तो हम कहते नहीं वो तो कॉमा में, शरीर तो है, दिमाग काम ही नहीं करता उसका। तो कोई भी चीज अगर इनमें से अलग हो जाती है, सेंस ऑर्गन, जो पेशेंट है, पर्सन नहीं कहेंगे, सॉरी मैं पर्सन बोलने वाला था, जो पेशेंट है कॉमा में है, अगर उसको सेंस नहीं है, हाथ पकड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई सामने मर रहा है, किसी को चोट लग गई, वो रो ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा, देखा मुन्ना भाई एमबीबीएस में बैठे रहते ऐसे, है ना। और क्या बोलते हैं उसको कि प्रोजेक्ट को पता नहीं क्या ऐसा टर्म बोलता है ना, कि इसको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो वही होता है, अगर आपको ये सारी चीजें एक साथ नहीं है, संयोग नहीं है, यूनियन नहीं है इन सारी चीजों का, तो फिर आप जीवित नहीं हैं, ठीक है। अब नीचे जो है लाइन, नित्यग्श्च, नित्यग अनुबंधश्च। अब यहां पर देखो, नित्यग्श्च अलग है, अनुबंध अलग है। नित्यग अनुबंधश्च पर्याय, क्या है ये? पर्याय। सिनोनिम्स को क्या बोलते हैं? पर्याय। आयु रुचित है, किसके पर्याय हैं? आयु के। तो श्लोक से ही पूरी डिफिनेशन निकल के आ सकती है। अगर आपको श्लोक याद है तो आप वहां से पूरी डिफिनेशन बना सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं जितना चाहे उतना। तो वही नीचे लिखा है, यूनियन एंड अमलगमेशन, यानी कि मिलाना या मिश्रण करना ऑफ शरीर। क्या क्या है? शरीर, इंद्रिय, शत्व, आत्म। शरीर बॉडी, बॉडी को जोड़ दो, इंद्रिय आपके सेंस ऑर्गन और मोटर ऑर्गन। सेंस ऑर्गन सिर्फ ऐसा नहीं कि टच तो किया लेकिन ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं, तो दोनों चीजें, मोटर ऑर्गन दैट इज इंद्रिय। शत्व, शत्व आपका माइंड, आत्म या आत्मा आपकी सोल। ये सारी चीजें मिला दिया जाए तो क्या कहेंगे इसको? इसी को तो लाइफ कहेंगे, इसी को जीवन कहेंगे, इसी को आयु बोलेंगे। अब यहां पर क्या है? पर्याय, सिनोनिम्स क्या क्या है? धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंधश्च। ठीक है, धारी मतलब विच होल्ड्स द लाइफ, जो आपके जीवन को जोड़ता है, दैट इज धारी। जीवितम, जीवित होना, दैट इज जीवितम। नित्यग, कॉन्टिन्यूटी, लाइफ में अगर सारी प्रोसेस एक साथ चलेंगी तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी होगी। अगर इनमें से कुछ भी चीजें हट गया तो फिर कॉन्टिन्यूटी रुक जाएगी। अनुबंध, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इसके पर्याय हैं और इसको भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब एक और तीसरा क्वेश्चन लिखा था, आयुर्वेद का प्रयोजन, उसकी बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद के क्या क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आयुर्वेद क्या चाहता है? तो सबसे पहले हम देखें, एक श्लोक के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। डिफरेंस समझिएगा, ये स्वस्थस्य है, ये स्वास्थ्य है, दोनों में अलग अलग फर्क होता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अब क्या होता है आतुर, क्या होता है प्रशमनम, क्या होता है स्वस्थ, क्या होता है स्वास्थ्य, इन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। स्वस्थ, आप कहते हैं ना आप बड़े स्वस्थ दिख रहे हैं, आप बहुत हेल्दी दिख रहे हैं, तो स्वस्थ का मतलब हो गया हेल्दी पर्सन। कोई इंसान बहुत हेल्दी है तो हम लोग यूजली एक टर्म यूज करेंगे कि यू आर सो हेल्दी, है ना, आप बहुत स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य, कहते हैं ना मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं लग रहा, बैठने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, तो यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो हेल्दी नहीं है। इट मींस आपका जो स्वास्थ्य है वो खराब है, आपकी कंडीशन हेल्दी नहीं है। तो स्वास्थ्य मतलब हेल्दी कंडीशन में कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो पहला एम इन्हीं दो चीजों से मिलकर बना है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। यही श्लोक से ही हर चीज हमें बनानी है। तो श्लोक क्या कहता है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, पहला यही एम है। क्या कह रहा है? आयुर्वेद गिव प्रायोरिटी टू मेंटेन द हेल्दी स्टेट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर कोई इंसान नॉर्मल है और अगर वो खाने पीने से, उठने बैठने से, सोने से हेल्दी रह सकता है, तो आयुर्वेद क्या चाहता है कि आप ऐसे ही हेल्दी बने रहें। पहले तो आप वही चीजें सीखें जिससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। उसके बाद आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अब पहले तो आतुर का मतलब समझो। आतुर का मतलब होता है पेशेंट, विकार का मतलब डिजीज, प्रशमनम या प्रशमन का मतलब हो गया क्योर। अपने आप समझ में आ जाएगा कि दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा एम ये है कि अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, या पेशेंट बोलेंगे, पर्सन नहीं बोलेंगे, आप डॉक्टर हैं, आपके लिए जो भी आपके पास आ रहा है वो पेशेंट है, ठीक है। अब आपका दोस्त मिलने आया तो बात अलग है।
टू ट्रीट द डिजीज ऑफ अ पेशेंट। सेकेंड एम क्या है कि अगर कोई पेशेंट आया है तो उसकी डिजीज को क्योर करना और उसे हेल्दी बनाना, ये आपका दूसरा प्रयोजन है या दूसरा एम है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल आज का जो बेसिक है, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है आयुर्वेद के, वो मैंने थोड़े थोड़े आपको समझा दिया। देखो ये CSU, यहां भी इसका क्या मतलब है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है इसलिए ऐसा है, दैट इज चरक सूत्र स्थान। ठीक है, अब ये चरक क्या है, सूत्र स्थान क्या, ये सारी चीजें धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। ठीक है, सूत्र स्थान 30 एंड श्लोक नंबर 26, ये ऐसे लिखा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी श्लोक जब भी आप पढ़ें तो हमेशा याद रखें कहां से आपने पढ़ा है, कौन सा श्लोक नंबर है, ये अगर आप लिखते हैं तो इससे अच्छी बात है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 1 है इसमें काफी सारी डिफिनेशन है, अगर वो पढ़ाने लगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आज यहीं समाप्त करते हैं, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनल DM भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां आपको ये सब PDF फॉर्म में मिल जाएगा। सो थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड गुड नाइट, सबक है।